is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं ये किसान साथियों के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और किसानों के लिए बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगातार किसानों की फसलें जो है वो लगातार बर्बाद हो रही हैं। बीमा क्लेम और मुआवजे पे जो है वो किसान अब निर्भर हो चुके हैं। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए आज बनी गाँव के अंदर किसान उत्पादक संगठन की ओर से, या FPO इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उसकी ओर से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया और इसमें बताया गया है कि किसान अपनी फसलों पे डिपेंड ना रह करके फसलों में लगातार नुकसान की भरपाई के लिए आप किस प्रकार से एक अलग से जो है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आमदन भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपका खर्चा भी जो है वो बहुत कम जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं जानकारी के लिए, और ख़ास करके पशुपालन, भेड़ बकरी पालन पे यह कार्यक्रम जो है वो आज रखा गया है। तो तस्वीरें लगातार देखिएगा कि यहाँ पे अच्छे खासी संख्या में किसान हैं और गाँव के सरपंच हैं नैना जोरट जी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। और इसके अलावा जो गाँव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पे इसमें शामिल हुए हैं। तो चलिए अभी इस FPO के चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मुख्य फोकस इसका जो है वो रहने वाला है। चेयरमैन साहब, आज आपने जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे बनी गांव के अंदर ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किसानों को क्या हिदायतें दी गई हैं? हमारे FPO का मुख्य उद्देश्य यही है भी छोटे से छोटे जो सीमांत और लघु किसान हैं उनको कम खर्चे में और ज़्यादा आमदन कैसे की जाए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराकर और अच्छे बच्चे बने। सरकार लगातार फोकस कर रही है कि किसानों को अपनी खेती के साथ साथ जो है वो दूसरे पशुपालन करना चाहिए, भेड़ बकरी पालन करना चाहिए, इसके अलावा अगर बात करें तो पोल्ट्री फार्म करना चाहिए, यानी कि कुछ अलग हटके करना चाहिए। टेक्निकल खेती की तरफ ज़्यादा रुझान दे रही है। तो आपका क्या इसमें मानना है? क्या किसानों की आय डबल हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है। अगर अपन छोटे छोटे काम करेंगे खेती के साथ साथ तो बिल्कुल हो सकती है। डेयरी फार्म है, पशुपालन है, भेड़ पालन है, बकरी पालन है, बागवानी है, सब्जियां हैं, तो ये सब करें तो किसान अपनी आमदन बढ़ा सकता है। ठीक है। आज का कार्यक्रम जब मुख्य तौर पे किस पे फोकस था? आज का कार्यक्रम भेड़ बकरी पालन पे था। ठीक है। तो चलिए, ट्रेनर है भाई हमारे साथ यहाँ पे। सर यहाँ पे आइएगा एक बार, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी भेड़ बकरी पालन पे आपने संबोधन दिया, किसानों को ट्रेंड किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। तो भेड़ बकरी पालन की अगर बात करें तो क्या क्या सुविधाएं किसानों को इसमें मिलेंगी, क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो है भाई साहब कि किसानों को जो है बाड़े में नमी ना मात्र भी नहीं होनी चाहिए। नमी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पशु का सबसे बड़ा दुश्मन नमी है, और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है इसका पेट के कीड़े। टाइम से टाइम हर 3 से 4 महीने का, बल्कि मैं तो बोलूँगा 2 से 3 महीने के उपरांत पे कभी नीलजान से, कभी जाइक्लोज से, कभी अल्बोमार से, 3-4 दवाइयाँ हैं, कभी फेनमेंडाजोल से, गर्भवती के लिए फेनमेंडाजोल जो होता है प्रेगा सेफ होता है, कभी नीलजान से आपको इनके पेट के कीड़े मारने चाहिए। और इनके पानी में हमेशा, वो मैंने बताया भी था ट्रेनिंग के दौरान, कि थोड़ा सा जो पोटेशियम परमैंगनेट मिला के 2 ml का सोलवेंट मिला के 2 ग्राम पर 1 लीटर पानी में वो 2 ml का बन जाएगा, 2% का सोलवेंट। उससे उनका मुंह और खुर अच्छे से साफ करने चाहिए। आपके बाड़े में बीमारी कभी भी नहीं आएगी। सबसे गुरु मंत्र यही है बस। अब यहाँ पे मैं एक फ़र्क जानना चाहूँगा। जो भेड़ों के पाली होते हैं, जो भेड़ों को चराने के लिए सैकड़ों की संख्या में लेकर के जाते हैं, उसमें और कोई किसान अपने खेत में अगर फार्म में जो भेड़ों को रखना चाहते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हो रहा है? देखो, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको बकरी पालन की भाषा में हम लोग स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग के बारे में बात करते हैं। कि कोई तो ग्रेजिंग पे जो लेके जा रहा है, कि जैसे कि मान लो जो आमतौर पर जो बकरी पालन होता है कि वो ग्रेजिंग पे लेके जाएंगे, सुबह शाम तक चराएंगे। वो तो पशु जो होगा चराई
का पशु, उसमें जो होता है कि वो जो उसका मन करेगा चुन चुन के खाएगा, जो मन करेगा वो उसको छोड़ता जाएगा। लेकिन जब अब बात स्टॉल फीडिंग की आती है तो हम उनको अपनी तरफ से खाने के लिए देंगे। तो उस टाइम पे अब जैसे वो बाहर जाता है चढ़ने के लिए तो जड़ी बूटियाँ खा लेता है, कभी वो आक का पत्ता भी खाएगा, बरगद के पत्ते खाएगा, नीम के पत्ते खाएगा, तो उसका जो भी उसका डिवॉर्मिंग है वो भी अपने आप होती जाएगी। साथ में उसके जो शरीर में जो मिनरल्स की कमी है वो भी पत्तियों से, जड़ी बूटियों से पूरी होती जाएगी। लेकिन जब बात स्टॉल फीडिंग की आती है कि हम अपनी एक जगह पे उनको रख के पाल रहे हैं, तो जो खिलाने के बारे में हमें उनके बारे में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उनको नमक भी खिलाना पड़ेगा, हमें उनको वसा युक्त भोजन भी करवाना पड़ेगा, हमें उनको प्रोटीन भी देना पड़ेगा, हमें उनको मिनरल मिक्सर भी देना पड़ेगा, हमें उनको अनाज भी देना पड़ेगा। ये फ़र्क है। जो ग्रेजिंग वाला पशु जाएगा वो ज़्यादा चमकदार होगा क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से खाएगा और वो घूम घूम के खाएगा, एक्सरसाइज भी होती रहेगी। अब मान लो अपन ने बड़ा बना दिया, 100 बाई 100 का बना दिया, उसमें 30 बाई 50 का सेट भी बना दिया, तो लेकिन वो काम उतना करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना ग्रेजिंग वाले पशु कामयाब होते हैं। क्योंकि एक तो वो वहाँ पे घूम फिर के अपने मनमर्जी से खाएं और एक जो है कि अपन उनको खिलाएं और उसमें से वो उनको खाना पड़े। इसमें अगर कोई किसान जो है वो छोटे स्तर पे इसको करना चाहता है तो मिनिमम चार्ज के कॉस्ट जो है वो किसान की कितनी आएगी और इनकम जो है वो कितनी ले सकता है? देखिए, ये सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यही है कि मैं तो हर एक किसान को, FPO के चेयरमैन साहब को भी यही कहता हूँ कि भाई साहब आप एक पशु से शुरुआत करो। एक पशु से शुरुआत करने का मतलब है कि आपको 6 महीने में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, उसके बच्चों की भी डिवॉर्मिंग आप कर दोगे, उसकी भी डिवॉर्मिंग आप कर दोगे, उस पर वैक्सीन भी आ जाएगा FMD का और ET का 6 महीने पे। तो आपको उसकी इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको ट्रेनिंग के लिए जो आजकल जोड़ा साहब ट्रेनिंग जो दे रहे हैं लोग 5-5, 7-7 हज़ार रुपये ले रहे हैं 2 दिन की ट्रेनिंग के नाम पर जो धोखा कर रहे हैं, वो आपको वो बकरी 6 महीने में अपना आप सब कुछ सिखा देगी। कभी उसको दस्त भी लगेंगे, कभी उसको बुखार भी आएगा, कभी आप उसको इंजेक्शन भी दोगे, कभी आप उसको सिरिंज से दवाई भी दोगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक पशु से शुरुआत करके फिर 6 महीने जब आपको हो जाए तब 9+1 की यूनिट बना लो या 19+1 की, 19 फीमेल 1 मेल, और उससे 20 जब पशु आपके पास अच्छी क्वालिटी के, मैं तो बोलूँगा 20 ना लेके आप 5 पशु ही ले लो, अच्छी क्वालिटी के आप लोगे तो भाई साहब 5 पशु, 5 बकरी और 5 एकड़ ज़मीन बराबर प्रॉफिट देगी आपको। इसमें लास्ट सवाल करूंगा कि इसमें जो लोन की कोई फैसिलिटी भी किसानों को अवेलेबल हो पाती है, उसमें सब्सिडी वगैरह भी हो पाती है? बिल्कुल हो पाती है। आप FPO के माध्यम से, अब जैसे बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच साहिब खड़ी हैं, तो ये अगर नाबार्ड अगर अलाउ करता है इनको, जो भी स्कीम है, स्कीम बताएंगे ये लोग, तो पशुपालक जो हैं इनके पास आएँ और नाबार्ड के थ्रू लोन लें किसी भी बैंक के माध्यम से। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंच और काफ़ी धांसू सरपंचों की श्रेणी में नैना जोरड़ जी को गिना जाता है, रखा जाता है, तो इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल यही करूँगा कि जब चुनाव हुआ था तो उस समय आपने वायदा भी किया था कि गाँव के युवाओं को जो है वो रोजगार देने की आपकी प्राथमिकता रहेगी। कहीं ना कहीं ये भी एक युवाओं को रोजगार देने की श्रेणी में आता है, लोन भी इस पे अवेलेबल है, तो किस तरह से आपका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में किसानों को इस ओर जो है मोड़ा जाए? हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को FPO से जोड़ा जाए, इनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हो, लोग इससे जुड़े तो उनको पता चले कि ये क्या है, तो उनके समझ में आएगा तो ही ये संभव हो पाएगा। तो मैं FPO वालों से यही गुजारिश है मेरी कि वो गांव-गांव जाके सबको ये जानकारी दें, सबके दिमाग में आएगी बात तभी ये हो पाएगा। ठीक है। ग्राम पंचायत की ओर से FPO को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, उस स्तर पे जो है वो क्या कुछ प्रयास किया जाएगा ताकि FPO मजबूत होगा तो किसान ऑटोमेटिक मजबूत होगा इसके साथ? इसके लिए ये किया जा सकता है कि सब्सिडी है, लोन है, उसमें मदद दिलाने में पंचायत, लोन दिलाने में, सब्सिडी दिलाने में पंचायत पूरी मदद करेगी और रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध करवाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और नशा। ठीक है, इस पे काम करना। अभी गांव के लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि आपके गांव के अंदर FPO का कार्यक्रम हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे मैसेज जो है वो दिए गए हैं, तो गांव के लोगों से क्या मैसेज? ये है कि आप सिर्फ सुने ही नहीं, इस पे अमल भी करें। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आप अमल भी करें, अमल करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, सुनने से तो कुछ नहीं होगा। सो आज मैं आपको कुछ कहूँगी, आप सुन के चले जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? आप इस पे अमल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और आप इसका पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो क्यों ना इसका पूरा फ़ायदा लिया जाए और इससे जुड़ा जाए। ठीक है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो सरपंच साहिबा बैठी हैं गाँव में? हाँ जी, ज़रूर जी, ज़रूर।
शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक साथी और एफपीओ से जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, एफपीओ को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है वो कर रहा है एफपीओ, आप भी एक्टिव सदस्य हैं इस एफपीओ के। पहले तो आपका धन्यवाद कि खेत से लेकर दिल्ली तक किसानों को कवरेज करने वाले के हरियाणा का हम धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, एफपीओ को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे सभी किसान साथियों को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक करने के लिए हम पूरा टाइम दे रहे हैं। टाइम टू टाइम हर मंथली मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जाके भी हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वही है कि लोग इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे। और मैं किसान साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि एफपीओ का मेंबर बनना आने वाले 2024 तक सभी किसान साथियों की मजबूरी बन जाएगी। जितनी भी सब्सिडाइज्ड चीज़ें हैं, आप खेती से संबंधित अपना मोटे तौर पे ले लो, तूड़ी बनाने वाली मशीन है, सुपर सीडर है, कोई भी खेती से संबंधित जो भी मशीनरी है, गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी उस पर दे रही है, आने वाले नेक्स्ट टाइम में ये हो जाएगा कि जो एफपीओ का मेंबर होगा उसी को मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। और इसके लिए एक जस्ट ताज़ा उदाहरण ये है कि जो सब्जी के हमारे किसान साथी हैं, उन पे तो आज ही ये हो गया कि अगर किसान साथी ने किसी ने सब्सिडी के लिए आवेदन करना है तो एफपीओ का मेंबर होना ज़रूरी है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप इससे जुड़ें, जुड़ने से पहले अच्छे से इसको समझें। समझाने के लिए हम बैठे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एफपीओ के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया, और इसमें खास करके आज के इस कार्यक्रम में भेड़ बकरी पालन पे जो है वो खास करके फोकस किया गया। और कहा जाता है कि अगर आपके यहाँ पे बकरी है तो 5 रुपये सैकड़ा तक का ब्याज जो है वो भरने में आपकी मदद कर सकती है। यानी कि इतनी ज़्यादा इनकम बकरी पालन के अंदर होती है, तो क्यों ना हमारी खेती हमारे घर की है और उसके साथ साथ हमें बकरी लेकर के आनी है, और ज़्यादा रख रखाव का खर्चा भी नहीं है। और अगर आप बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल जाता है, उस पर सब्सिडी भी आती है। और बनी गांव के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरपंच साहिबा ने अभी हाँ भी की है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो ग्राम पंचायत आपके साथ हमेशा तत्पर जो है वो आपका सहयोग करने के लिए खड़ी हुई है। तो ऐसे में क्यों ये मौका गंवाएं? तो चलिए हम फसल पे डिपेंड ना रह करके, फसल होगी तो और ज़्यादा मुनाफा होगा, इसके अलावा अगर फसल ना होगी तो हम मुआवजे पे और बीमा क्लेम पे डिपेंड ना रह करके हम किसी दूसरी दिशा की ओर अग्रसर हों, जिससे कि हमारा खर्चा जो है वो लगातार मेंटेन रह सके और हमें किसान को जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर ना होना पड़े। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।